हेलो गाइज, आज हम लोग एक्सिट पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेख लिखा गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? लेख लिखा गया इस वाक्य में कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म लेख की प्रधानता का बोध होता है और यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। शेष विकल्प के उदाहरण हैं कर्तृवाच्य, राम ने दूध पिया। भाववाच्य का उदाहरण है सीता से हंसा नहीं जाता। तो इसमें लेख लिखा गया, इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण दिया गया है, लेख लिखा गया, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार है, जबकि रूपक शब्दालंकार नहीं है। रूपक अर्थालंकार का भेद है, क्योंकि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार के अन्य भेद के भी बारे में जान जाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति इत्यादि ये सब अर्थालंकार के उदाहरण हैं। शब्दालंकार का तात्पर्य जहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार का प्रयोग किया जाता है। इसके अन्य भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार के भेद हैं। अर्थात शब्दालंकार का उदाहरण नहीं होगा रूपक। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है। तो इस वाक्य में संयुक्त वाक्य का उदाहरण यह है, क्योंकि इस वाक्य में किंतु शब्द लगा है। यदि वाक्य में और, तथा, एवं या परंतु, किंतु, इसलिए इत्यादि शब्द जुड़े हो तो संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य कब होता है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य होते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है। मिश्र वाक्य के बारे में आइए जान लेते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा इत्यादि से मिलने हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, में संयुक्त वाक्य हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति होता है, अर्थात यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और आइए द्वंद्व तत्समास के बारे में जान लेते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, पति पत्नी, पति और पत्नी, माँ बाप, माँ और बाप, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म इत्यादि ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। द्विगु समास के बारे में आइए जान लेते हैं। अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, नवधा भक्ति, पंचवटी, दोपहर, अठन्नी, चौराहा, पसेरी, सतसई, चौमासा इत्यादि द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, हाथों हाथ, रातों रात, व्यर्थ, आमरण, बार बार, पल पल, बेकाम, भरपेट, बेखटके इत्यादि में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसमें देशभक्ति में
तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा की उज्ज्वल जलधारा सूर्योदय के समय सुंदर लगती है, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? उ आधा ज फिर आधा ज व ल, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शत्रु का हनन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो शत्रु का हनन करने वाला के लिए एक शब्द शत्रुघ्न हो जाएगा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या है, संचारी भावों की संख्या 33 है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि रसों की संख्या 9 है। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पंक्ति को पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। तो कविता की पंक्तियों में मुख्यतः कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की गई है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा नाचकर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है नाचकर। नाचकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर दूसरे कार्य में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं, अर्थात यहाँ पर नाचकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजस्वी शब्द का उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ओजस्वी शब्द का विलोम निस्तेज हो जाएगा, कोमल का कठोर हो जाएगा, रोगी का निरोगी हो जाएगा, ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खंडहर का तत्सम शब्द हो क्या है? तो खंडहर का तद्भव शब्द खंडगृह है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो रोटियों को पकाने में लग जाओ इस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अंत में विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना के अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्यांश इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ लेंगे। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका अर्थ है कि उसकी सीमा नहीं है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, चतुराई लड़ाई उतराई भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई का भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, बल्कि शेष विकल्प में दिखावा चढ़ावा भुलावा इत्यादि में आवा प्रत्यय लगा है। 17वां का देख लीजिए। अब्ज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अब्ज का संधि विच्छेद अपधंज अपज अब्ज, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही है? तो ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, यह कथन सही है। ड और ढ उच्छिष्ट व्यंजन है, इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है। ड मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण होगा और ढ
मूर्धन्य सघोष महाप्राण होगा। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन और स्पर्श संघर्षी च छ ज झ होता है और ऊष्म वर्ड स स स ह होता है। तो अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घर घर में माटी के चूल्हे होना का क्या, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो घर घर में माटी के चूल्हे होना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा सब समान होना, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो जंगल का पर्यायवाची कांतार हो जाएगा। जंगल के अन्य पर्यायवाची आइए जान लेते हैं। विपिन, कानन, वन, अरण्य, अटवी, गहन, अक्ष इत्यादि जंगल के पर्यायवाची हैं। प्रमोद, उल्लास, खुशी, आनंद, हर्ष, सुख, आमोद, प्रसन्नता, ये सब प्रमोद के पर्यायवाची हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ व्यंजन है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। युष्मद शब्द चतुर्थी बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? युष्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप युष्मभ्यम हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है व्यंजन। आइए 22वें क्वेश्चन पर चर्चा कर ले रहे हैं। युष्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो युष्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप युष्मभ्यम है। यहाँ युष्मद का अर्थ तू या तुम है। यह नपुंसक लिंग शब्द रूप है। इसमें डी वाला ऑप्शन युष्मभ्यम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध क्रिया है। ये दोनों क्रिया के भेद होते हैं। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता गाती है, श्याम हंसता है। आदि। सकर्मक जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है और राम बाण मारता है आदि। इसमें सी वाला ऑप्शन क्रिया से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? तो राम, लता तथा गुरु यह संज्ञा पद है, जबकि यथा अव्यय शब्द का रूप तीनों विभक्ति, लिंग तथा वचन में समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनोरथ में मनोरथ उदाहरण है। मनोरथ विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद मनस धन रथ होगा। अब सस जुसो रूह सूत्र से मनस के स को रू होकर मन रू रथ बना। अब हरीश मनोरथ में गुण संधि होगा। मनोरथ उदाहरण है। मनोरथ विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए। पंचगंगम में पद में समास है। पंचगंगम पद में अव्ययी समास हो जाएगा, क्योंकि ये नदी से नदीवाची होने से ये अव्ययी भाव समास होगा।
द्विगु समास वह होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचगंगम पद में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि में विभूति कवि हैं। तो संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि से विभूषित कवि वाल्मीकि हैं। इन्होंने भगवान राम के पावन चरित्र का वर्णन अपने ग्रंथ रामायण में किया है। प्रभु राम द्वारा परित्यक्ता सीता जी इन्हीं के आश्रम में शरण ली थी। तुलसीदास ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस महाकाव्य ग्रंथ की रचना की। कालिदास को उपमा कालिदासस्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। भवभूति करुण रस के प्रधान कवि भवभूति थे, जिनके प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट धातु से लकार लड लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होता है? तो पठ धातु का लंड लकार भूत काल के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप अपठः होता है। इसके द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में अपठत रूप होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसवां क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। संसार में किसकी प्रतिष्ठा है? तो संसार में सत्य की प्रतिष्ठा है। अनुच्छेद का भावार्थ यह है कि इस संसार में सत्य की ही प्रतिष्ठा है। कामी जन लोक व्यवहार में कभी कभी असत्य के कुछ अंश का प्रयोग अधिक करते हैं, किंतु सभी लोग सत्य की अपेक्षा अर्थात आशा रखते हैं। जो असत्य नहीं चाहते वे लोग प्रतिष्ठित होते हैं। यदि सभी लोग असत्य व्यवहार करने लगे तो विप्लव या फिर उपद्रव बढ़ जाएगा। अतः सत्य ही मूल रूप से अपेक्षा करते हैं। इस इंग्लिश के क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में कराएंगे। आइए विज्ञान के क्वेश्चन पे। 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना करना है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और P बराबर 100/f होता है। जो f होता है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो 100/-100 = -1 डायोप्टर हो जाएगा, अर्थात इसमें C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। मानव नेत्र में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, परंतु मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में कर लेता है। ओजोन परत भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? तो भविष्य में त्वचा रोग ओजोन परत की क्षति होने से सूर्य प्रकाश की हानिकारक विकिरण सजीवों के गुणसूत्र एवं जीनोम में अपवर्तन करती है, जिससे त्वचा आदि के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयले के दहन की
अभिक्रिया का प्रकार है? तो कोयले का दहन कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया में दो अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एकल उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अतः यह संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। ये रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। इन कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय लोकेयर रैमजे रैले को जाता है। तो इसमें निष्क्रिय गैस का उदाहरण आर्गन हो जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रग्लांस का रासायनिक सूत्र है। तो ताम्रग्लांस का रासायनिक सूत्र Cu2S को कैल्कोसाइट भी कहा जाता है, जो कि कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो रुधिर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। यह हार्मोन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग या डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। तो पुष्पीय पादपों में निषेचन बीजांड के भ्रूण कोश में होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें एक अंडा कोशिका, दो सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं तथा एक द्वितीय केंद्रक पाया जाता है, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। केवल पादप विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन को स्किप करते हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से वीडियो लाएंगे। आइए पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भू प्रॉपर्टी द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में निम्न तत्व पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन 46.8%, सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है भू प्रॉपर्टी पर। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई डिगबोई है, असम है। जबकि भारत की तेल शोधनशालाओं और उनके आरंभ होने का
वर्ष इस प्रकार है। डिगबोई असम आरंभ होने का वर्ष 1901 में है। उसके बाद गुजरात कोयला के लिए 1965 में आरंभ होता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी सही हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलज जो है यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है तथा सिपकिला दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। ब्यास नदी का उद्गम कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे पर होता है। रावी इसका उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है। चिनाब यह नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाता है। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचला दर्रा के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। तो उद्गम स्थल भारत में नहीं सतलज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जो 1722 मीटर आबू की पहाड़ियां में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी अमरकंटक है जो 1066 मीटर ऊंची है। नीलगिरी एक पर्वत श्रेणी है जहां पूर्वी घाट पर्वत तथा एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा 2636 मीटर है जो दक्षिण भारत के दूसरी सर्वोच्च शिखर है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षय से संबंधित है। क्षीण ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। यह संधि हस्ताक्षर के लिए 16 दिसंबर 1987 को खोला गया था और 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हो गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो एक देशांतर पार करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है क्योंकि देशांतर रेखाएं पृथ्वी के दोनों भूगोलीय ध्रुवों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाओं का समूह है। ये रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन माना जाता है। इस रेखा से पूर्व में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतरों को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर 360 डिग्री लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, अर्थात एक देशांतर को पूरा करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो इसमें
सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास समस्या समाधान विधि में द्वारा छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं उसमें तनाव, द्वंद्व, संघर्ष, विफलता, निराशा जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को प्रारंभ से ही समस्या समाधान विधि द्वारा अध्ययन देकर उनमें विचार तथा निर्णय द्वारा किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना चाहिए। इनमें छात्रों की शैक्षणिक कठिनाई का समाधान किया जाता है। वह छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या समाधान विधि विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों को जितना संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन को आधार बनाकर किसने खोज ह्यूरिस्टिक अनुसंधान विधि का प्रतिपादन किया? तो बालकों को जितना संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन को आधार बनाकर आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक अनुसंधान विधि का प्रतिपादन किया, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो रुचि का सिद्धांत शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि यह शिक्षण का सिद्धांत है। शिक्षण विधियां निम्नलिखित है: निगमनात्मक या आगमनात्मक विधि, संश्लेषण या विश्लेषणात्मक विधि, वस्तु विधि, दृष्टांत विधि, कथन विधि एवं व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकराती विधि भी कहते हैं। करके सीखने की विधि। अगला है शोध विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन योजना, वर्धा योजना या बुनियादी तालीम। तो शिक्षण विधि इसमें नहीं है, तो रुचि का सिद्धांत शिक्षण विधि नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो शिक्षा के अधिकतर क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ: प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, हमारी शिक्षा व्यवस्था का रोजगारोन्मुखी न होना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की कमी, अर्थात उपयुक्त सभी शिक्षा के आधार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में त्रिआयामी आकृतियों का प्रयोग दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में त्रिआयामी आकृतियों का प्रयोग दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण के लिए किया जाता है, जैसे ब्रेल लिपि। श्रवण बाधित बालक को इशारों से सिखाया जाता है। वाक बाधित बालकों को लिखित अभिव्यक्ति के अधिक अवसर प्रदान करके शिक्षा दी जाती है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने संबंधी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की कुंजी है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सहभागिता सीखने संबंधी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की कुंजी निम्नलिखित है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए,
राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करें। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र मूल्यांकन के चतुर्थ सोपान की ओर संकेत करता है? तो छात्र मूल्यांकन के चतुर्थ सोपान की ओर संकेत करता है। प्रथम सोपान नियोजन, द्वितीय सोपान पदों की रचना, तृतीय सोपान परीक्षा की जांच करना, चतुर्थ सोपान मूल्यांकन। तो इसमें चतुर्थ सोपान पूछा है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन मूल्यांकन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय भवन का आकार नहीं होता है। तो विद्यालय भवन का आकार EHILTUY इत्यादि होता है, जबकि डी आकार का विद्यालय भवन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठ्यक्रम और न ही शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। बच्चों की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर ही पूरी होती है। जब वह विद्यालय में जाता है तो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। अर्थात इसमें डी वाला उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा पूछा है ना इसमें, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन पूछा है, तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है, हमारे यहाँ सभी बच्चों से तात्पर्य उन सभी बच्चों से है जो विशेष क्षमता, मानसिक या शारीरिक विकलांगता प्रकट करते हो या बिल्कुल सामान्य है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, सर्वप्रथम व्यक्तित्व के 4 अर्थ किसने बताए? तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व के 4 अर्थ सिसरो ने बताया है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संवेग की श्रेणी में नहीं आता है? तो दिए गए विकल्पों में युयुत्सा संवेग की श्रेणी में नहीं आता। युयुत्सा दुश्मनी एक मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग क्रोध है। भूख, वात्सल्य या स्नेह क्रोध संवेग की श्रेणी में आता है। भोजनान्वेषण का संवेग भूख, शिशु रक्षा मूल प्रवृत्ति का संवेग वात्सल्य होता है। तो संवेग की श्रेणी में युयुत्सा नहीं आता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न में से क्या होना चाहिए? तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप संवेगों के शोधन के रूप में होना चाहिए। विद्यालय तथा समाज के सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा यह संभव है। साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान एवं क्राफ्ट के विषय, अकाउंटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता साधन से यह पूरा किया जाएगा। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप संवेगों का शोधन होना चाहिए, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। तो प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है? भावात्मक शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है। इसके अंतर्गत छात्रों को घटनाओं से जोड़कर अभिप्रेरित कर अनुप्रयोग द्वारा सिखाया जाता है, जिससे छात्र सही मूल्य जानकर चरित्र का निर्माण कर सके। इसे 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, दूसरा अनुक्रिया करना, तीसरा आकलन, चौथा संगठन, पांचवा मूल्यों का चारित्रीकरण और या फिर विशेषीकरण। ब्लूम के अनुसार व्यवहार के 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष के 4 भाग हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अगला है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के 6 भाग हैं, सहज, क्रियांग, संचालन आधारभूत अंग, संचालन शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन, सांकेतिक संप्रेषण। तो शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है, भावनात्मक शिक्षण। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभावना को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? तो किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभावना को दृष्टिकोण स्थापित करके बढ़ाया जा सकता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्चे की कापी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अधिगम्य अशक्तता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करके और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। व्यक्तिगत अंतरों के ज्ञान से एक शिक्षक कक्षा के प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत समस्या का समाधान करता है और सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देते हैं। उनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। आरंभिक बाल्यकाल में बच्चा अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान में भाषा का औजार की तरह उपयोग करने लग जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देती है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किसकी कठिनाई हो रही है? तो विकेंद्रीकरण की। शिक्षिका के बच्चों को विकेंद्रीकरण की कठिनाई है। विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व शांति दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, ओडिसी ओडिशा की है तथा कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चौफुला नृत्य क्या है? तो उत्तराखंड में लोक नृत्य कला के कई प्रकार हैं। थड़िया नृत्य, सरव नृत्य, पौड़ा नृत्य, हारुल नृत्य, बुढ़ियाल नृत्य, लोक नृत्य, मंडाल नृत्य एवं चौफुला नृत्य। चौफुला नृत्य सभी पुरुषों को की टोली बनाकर किया जाता है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर के हाथों की ताली, पैरों की थाप, कंगन व पाजेब की झनकार का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती ने शंकर को प्रसन्न करने के लिए चौफुला नृत्य किया था। यह नृत्य उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके निर्माता आदि शंकराचार्य थे। इसका निर्माण काल 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रविशंकर सितार वादक से है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 108वां अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। यह पुस्तक 3 जिल्दों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है। आईने अकबरी पुनः 5 भागों में बटी है। यह पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली तथा मुगल आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी वर्णित है। अगला इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक हैं? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखित इस ग्रंथ के एक खंड में बाबर का इतिहास तथा दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। इसमें बी वाला ऑप्शन गुलबदन बेगम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। यह दिल्ली में पुराने किले के भीतर स्थित है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ गया करेंट अफेयर्स, इसको छोड़ देते हैं, ये पुराना हो चुका है। करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग करेंट अफेयर्स तैयार कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत की गई? तो ओडिशा सरकार द्वारा निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत की
इस योजना के तहत राज्य में निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किस राज्य की पुलिस ने डायल FIR योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने डायल FIR योजना की शुरुआत की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नया नाम किसके नाम पर रखा गया? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ रखा गया। कर्मयोगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित पुस्तक के लेखक रामेंद्र सिन्हा है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना की शुरुआत उन्नाव जिले से किया था। इस योजना के तहत सभी को बिजली उपलब्ध कराना है। देवी अहिल्याबाई योजना किससे संबंधित है? तो देवी अहिल्याबाई योजना का संबंध मुफ्त शिक्षा से है। यह घोषणा 12 सितंबर 2017 को की गई थी। इस योजना के तहत बेटियों को स्नातक की मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस दिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने नो बैग डे घोषित किया? तो शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने नो बैग डे घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को छात्र बिना बैग लिए आएंगे। राम नाम की मधुशाला किसकी रचना है? तो राम नाम की मधुशाला प्रेम नारायण मल्होत्रा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसकी रचना है। ये करंट अफेयर्स का है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उससे आप लोग कर लीजिएगा। आइए कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप DIR किसका कमांड इंटरनल कमांड है? तो डॉस का कमांड है। डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त नाम डॉस है। तो टाइप डाई रेन कॉपी डॉस के इंटरनल कमांड हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन डॉस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। CAD का पूरा नाम क्या है? तो CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहू, वॉल्फार्म अल्फा तीनों सर्च इंजन हैं, जबकि फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इस स्प्रेडशीट में डेटा रो एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसमें अनुपम अपने आंतरिक उपयोगों के लिए
इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुपम अपने आंतरिक उपयोगों के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है, तो इसमें जब वह अपने विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है तो वो आनंदित महसूस करता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है। तो छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उसके माँ बाप को प्रेरित किया जाए अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरक किस श्रेणी में आते हैं? तो दंड, प्रसन्नता, पुरस्कार कृत्रिम प्रेरक के श्रेणी में आते हैं। ये वे प्रेरक होते हैं जो वातावरण में विकसित होते हैं। पुरस्कार व दंड दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना। पुरस्कार सुखद होने पर बालकों में शिक्षा की जिज्ञासा तथा अभिरुचि पैदा करते हैं। पुरस्कार बालकों के अहम को उत्तेजित करता है और मनोबल को बढ़ाता है। दंड का प्रभाव शिक्षण पर परोक्ष रूप से पड़ता है। दंड का असर सदा स्थायी नहीं होता है। मौखिक पुरस्कार को प्रसन्नता तथा मौखिक दंड को निंदा कहते हैं। इन दोनों का प्रभाव सीखने पर पड़ता है। आरंभ में प्रसन्नता व निंदा दोनों का प्रभाव शिक्षण पर लगभग समान होता है, लेकिन बाद में प्रसन्नता अधिक प्रभावशाली प्रमाणित होती है, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन कृत्रिम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो वे हमेशा सफल होते हैं। यह विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अन्य विकल्पों में बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने वाले कार्य हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा में अपव्यय व अवरोध को रोकने के लिए शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए? शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन रोकने के लिए एक शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता की होनी चाहिए के रूप में होनी चाहिए, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो शिक्षक के समानता के गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं। यदि शिक्षक में यह गुण नहीं है तो कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ शिक्षकों के द्वारा खुलकर छात्रों में जाति, धर्म या तथा भाई भतीजावाद के आधार पर पक्षपात तथा बेईमानी की जाती है। ऐसे शिक्षकों का निरादर होता है तथा छात्रों को अनुशासित रखने में वे अयोग्य रहते हैं, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन समानता के गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। समाजवाद का संबंध है। तो समाजवाद का संबंध समाज और उसमें हुए परिवर्तन से है। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व या नियंत्रण
न होकर संपूर्ण समाज या राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। इस साधनों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण समाज के हित में किया जाता है। इससे एक मनुष्य दूसरे का शोषण नहीं कर पाता, संपत्ति तथा आय का समान वितरण होता है तथा सामाजिक कल्याण अधिक होता है। समाजवाद का संबंध समाज और उसमें होने वाले परिवर्तन से, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का मूल स्रोत किसे माना जाता है? तो संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता को माना जाता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरस्कार द्वारा संभव नहीं है। मानसिक मंदता दूर करना पुरस्कार द्वारा संभव नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुत लेख में कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता है? तो श्रुत लेख से व्याकरणगत शुद्धता का ज्ञान नहीं होता, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।